हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि होते क्या। तो पेयर, अगर इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं मैं, है ना, ये देखो इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर इसकी जनरल इक्वेशन लिखे तो जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर इसकी बात करें तो यह होगी किस टाइप की। तो देखो, एक तो आया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन को अपन याद हो तो मैंने समझाया था आपको कि इस टाइप की होती है जिसकी पावर 1 होती है, एक्स प्लस बी टाइप की, इक्वल टू जीरो। इक्वेशन है तो इक्वल टू जीरो लिखना जरूरी है ना। यही सिंबल होता है कि ये इक्वेशन है ना। और लीनियर है मतलब कि पावर 1 होना चाहिए। लीनियर है मतलब कितना, पावर 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। लेकिन अपने को कितने की लिखनी है यहाँ पे, 2 वेरिएबल की। तो एक वेरिएबल अगर हमने x कंसीडर किया है तो दूसरा वेरिएबल हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, y। तो हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y। तो ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू कितना, c। अब हमने लिखी ये एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक मतलब इसकी संख्या कितनी, एक है। और देखो 2 वेरिएबल एक्स वाई हो गए, है ना। लीनियर की बात करी तो देखो दोनों की पावर 1 1 है ना। और इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू में आ गया है सी। आप इक्वल्स टू जीरो लिखो या इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखो, एक बात होती है, ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो कि प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो भी एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेयर। कि दो दो मतलब एक जोड़ा कह सकते हैं अपन, या फिर झुंड कह सकते हैं, है ना। तो जहां पे दो चीजें आ जाए एक साथ उसे कहते हैं पेयर। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे ए बी सी माना है तो इन ए बी सी क्या होंगे, ए एक्स का कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट है। तो मैं इनको कुछ और ले लेता हूं, इसको A1 कर दूं, इसको B1 कर दूं और इसको C1 कर देता हूं। ये वन और ये C1 कांस्टेंट हो गया, है ना। तो मेरे को दूसरी लिखनी है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इसमें अपन क्या करते हैं, दूसरी पेयर है मतलब एक जैसी होनी चाहिए। तो ये A2 हो जाएगा, कोफिशिएंट अलग, वेरिएबल सेम रहेगा। ये B2 कोफिशिएंट अलग, ये वेरिएबल भी सेम रहेगा, और C2 यानी कि कांस्टेंट भी अलग हो जाएगा। तो ये आपकी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या क्या बनेंगे, है ना। अपने को इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है इस चैप्टर के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दो इक्वेशन, यानी कि अपने पास दो इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या बनेंगे। यानी कि सॉल्यूशन यानी कि अपने को इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्मेशन में आपको दी हुई रहेगी। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable तो यहाँ पे आपके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपका, जैसे कहेंगे अपन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस, और दूसरा कहेंगे अपन उसे इनकंसिस्टेंस। कैसा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपनों ने इसको क्या कर दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा कंसिस्टेंस, एक सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा इनकंसिस्टेंस, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंस के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी कि इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू ना निकाल पाए अपन, इस तरीके से अगर आ जाए तो उस टाइप पे अपन क्या कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब कंसिस्टेंस के अगर अंदर बात करें तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन और एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कहते हैं, एक कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक का नाम है आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन में आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक मतलब कि एक चीज जो हमेशा केवल एक ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपकी एक्स और वाई की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की आपकी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्स और वाई की आप कुछ भी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस टाइम पे अपने इन कोफिशिएंट जैसे कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में अगर आप इन सबका रेशियो लोगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो उस टाइम पे आपका कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 में अगर ये लास्ट के दोनों इक्वल ना आए और ये इक्वल आ जाए, उस टाइम पे आपका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के नॉट इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे आपका कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं अपन ग्राफिकल मेथड की, जो कि अपनी एक्सरसाइज 3.1 का अंदर एक मेथड है, जिस मेथड की सहायता से अपने को क्या करना है? इन इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। या फिर ये पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक, इनफाइनाइटली या नो सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उस मेथड का नाम है अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन की इक्वेशन है, एक्स और वाई अगर लीनियर टाइप पे होते हैं तो उस टाइम पे उसकी इक्वेशन मिलती है अपन लाइन की, है ना। तो इन दो लाइनों की इक्वेशन है। तो अगर ग्राफिकल मेथड में अगर इन दोनों लाइनों को अपन खींचे, है ना, ग्राफ के ऊपर इन दोनों लाइनों को अपन ड्रॉ करें और अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि एक लाइन ये आ गई, इसका नाम बता दूं मैं आपको, तो ये जैसे अपन पहली वाली मान लेते हैं कि ये हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी लाइन अगर इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए, दूसरी लाइन कौन सी वाली अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर ये इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए तो उस टाइम पे आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो जैसे अपन मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन मेरी पहली वाली लाइन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, अगर ये आ जाए, है ना। और अगर मेरी दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसके ऊपर ही एज इट इज घूम जाए, है ना, इसी के ऊपर एक और लाइन मिल जाए मेरे को, जो कि ये अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 हो, तो उस टाइम पे अपना कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा करेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं नो सॉल्यूशन की। तो अगर एक लाइन ऐसी आई, उसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और दूसरी लाइन अगर ऐसी आए कि आपस में कभी इंटरसेक्ट ही ना करे, है ना, दोनों कैसी हो जाए? पैरेलल लाइंस हो जाए, है ना, पैरेलल लाइंस हो जाए, तो उस टाइम पे ये आपस में कभी एक दूसरे को कट करेगी नहीं, कट नहीं करेगी, तो उस टाइम पे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। इज दैट क्लियर है? अब लाइन को ग्राफ के ऊपर शो करना अपन ने 9 के अंदर सीखा था, उसी फॉर्मेशन में अपने को यहाँ पे भी अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये चार्ट आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो सॉल्यूशन बनेंगे, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस में नो सॉल्यूशन होगा, उसकी कंडीशन ये होगी, अगर ग्राफिकली देखेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन ये, और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये, रेशियो तीनों इक्वल होंगे और लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम के अंदर अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन किए गए, है ना, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन अपने को किस मेथड से पता लगाना है? ग्राफिकली मेथड से पता लगाना है। तो बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन की 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन का मीनिंग है कि 10 बच्चे क्लास 10 के एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके दो वेरिएबल आपको जो ढूंढने होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अपने को 2 वेरिएबल ढूंढने हैं। तो एक वेरिएबल हमें मिल गया गर्ल्स और एक वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल गया है बॉयज। तो इन वेरिएबल को अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि लेट
द नंबर ऑफ गर्ल्स equals to x and the number of boys equals to y। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहली इक्वेशन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के अंदर अपन जानते हैं कोई सी भी क्लास के अंदर या तो लड़कियां होते हैं या लड़के होते हैं, और टोटल कितने 10 है, तो लड़कियां और लड़कों का सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस वाई आ जाएगी। ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई। अब आगे बात कर लेते हैं सेकेंड में कहता है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला गया है कि गर्ल्स फॉर मोर देन बॉयज, गर्ल्स को क्या माना हमने x, बॉयज को क्या माना हमने y, और गर्ल्स कौन है x 4 ज्यादा है, लड़कियां 4 ज्यादा है, किससे लड़कों से, तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो +4 इधर कर देंगे अपन। इज दैट क्लियर? ये अपनी इक्वेशन 2 बन गई। आगे अपन अगर ग्राफिकली अगर इनको सोल्व करना है तो अपने को कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। और कोऑर्डिनेट्स हमेशा अपने को ये कहां से मिलेंगे, इस बॉक्स बनाना है, बॉक्स के 3 पार्टीशन करने हैं, इधर x लिखना है, इधर y लिखना है। अब ये इक्वेशन में x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू को अज्यूम कर लो अपने मन से। तो y को अगर 0 ले लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 10, y को अगर 5 ले लेता हूं तो x हो जाएगा मेरा 5। समझ में आया? y को अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी लिखी 10। y को मैंने अगर 5 माना तो 10 माइनस 5 कितना x आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां तक आप सभी को क्लियर है? ये मेथड अपन ने 9 के अंदर भी सीखी थी। सेम हमें इस वाले के लिए भी करना है। तो यहां का ब्रैकेट हमारा बन जाएगा x y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे को आ जाएगी 4, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 2 ले लूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 6। इज दैट क्लियर? अपन को इन दोनों, जैसे अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गए, जैसे x और y कोऑर्डिनेट होते तो 10,0 एक कोऑर्डिनेट हो गया, 5,5 एक कोऑर्डिनेट, 4,0 एक और कोऑर्डिनेट, 6,2 एक और कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट को अपन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, तो अपन ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखो एक अनुमानित ग्राफ बनाऊंगा, आपको ग्राफ पेपर के ऊपर एक व्यवस्थित ढंग से इसका ग्राफ बनाना है ना। मेरे हिसाब से नहीं बनाना है, मैं तो आपको बस बता दूंगा कि इस हिसाब से ये ग्राफ बनेगा। तो अब यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट के ऊपर देखोगे तो x की वैल्यू देखो, तो 5 है, 10 है, 6 है और 4 है। इन सब में मैक्सिमम कितना 10 है ना, तो अपने को 10 तक बनाना है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक्सटेंड कर देता हूं मैं इसको 9 और ये 10। इज दैट क्लियर? मैंने x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी दी गई थी 10 दी गई थी, तो मैंने इसको 10 को क्या कर दिया मेंशन कर दिया वहां पे। अब नेक्स्ट देखोगे तो y की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 0 5 0 2, सबसे बड़ा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो अपन इसको 5 तक बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। अब कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 10,0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10, तो y की 0 और x के मतलब क्या आपका कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे है 10,0। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट 5,5, x भी 5 y भी 5, तो x5 ये रहा, y5 ये रहा, मतलब यहां आएगा 5,5। और इन दोनों को अपने को क्या कर देना है ऐड कर देना है। इन दोनों को अपने को क्या कर देना है कोऑर्डिनेट्स को यहां पे ऐड कर देना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। अगला कोऑर्डिनेट है इस वाली इक्वेशन का 4,0। ठीक है, तो 4 ये रहा, 0 इसके ऊपर आएगा, ये 4,0 कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट है अपना 6,2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू 2 ये यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 6,2। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को अगर मैं अटैच करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो अगर मैंने थ्योरी पढ़ाई थी और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करी इस कोऑर्डिनेट के ऊपर है ना, तो ये जो इंटरसेक्ट करती है तो ये सॉल्यूशन अपना कौन सा होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो अपन कह देंगे कि देन देयरफॉर द सॉल्यूशन है ना, द सॉल्यूशन ऑफ
यही पूछा ना कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो कौन सा सॉल्यूशन मिला? यूनिक। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज यूनिक। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज यूनिक। और ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर इसे ग्राफ पे बनाओगे तो ये कोऑर्डिनेट की आपको वैल्यू दिखेगी 7,3, यही इसका आंसर आएगा। तो 7 अपना क्या हो जाएगा? x, यानी कि x को किसको माना अपन ने? गर्ल्स को। और y क्या हो जाएगा? अपने बॉयज हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो द गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स करके लिख देंगे, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना? x की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे जो क्रॉस हो रहा है वो वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे 7 आएगी। और y की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 3 आएगी। तो y कितने हो जाएंगे? आपके बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अपन चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अब दो वेरिएबल अपने कौन कौन से हो गए? पेंसिल और पेन हो गए। तो सॉल्यूशन कि लेट द, अब चाहिए क्या वो पता होना चाहिए पहले, तो उनको अपन मान सकते हैं ना। वेर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, ये भी पता लग गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, अपने को जो पता लगाना अपन वही मानेंगे। तो अपने को कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पता लगानी है, तो अपन मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब कॉस्ट निकालनी तो रुपए में निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 50 को अपने को किस में दे रखा है? रुपए में दे रखा है, डॉलर वगैरह तो है नहीं। तो अपन इसको भी क्या मान लेते हैं? रुपए में मान लेते हैं x रुपीस। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू रुपए y। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब 50 रुपए में कितनी पेंसिल और कितने पेन आते हैं? तो 5 पेंसिल आती है और 7 पेन आते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं और वहां से अपनी पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 5 पेंसिल के रुपए, कितने? एक पेंसिल का कितने रुपए है? x रुपए। तो 5 पेंसिल के रुपए यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x का, प्लस 7 पेन, एक पेन के कितने रुपए? y रुपए। तो 7 पेन और इंटू y रुपीस इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा? अपना बजट 50 रुपीस हो जाएगा। ठीक है ना, यही होगा ना। 5 पेन खरीदेंगे अगर अपने किसी शॉप पे जाके और 7 पेंसिल खरीदेंगे, तो एक पेन मान लो 5 रुपए का है, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके वो 25 रुपए अपन से लेगा। उसी प्रकार से 7 पेंसिल अपन खरीद रहे हैं, मान लो एक पेंसिल अपनी 5 रुपए की है, तो 5 के इंटू मल्टीप्लाई करके 35 रुपए होंगे, और 35 और 25 मिला के अपने 60 बनते हैं। यहाँ पे कितने हैं? टोटल 50 बन रहे हैं, तो अपने को 50 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की टर्म में ले आते हैं, तो 50, ये 7y पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अपन क्या कर लेते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ x यहाँ y की वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं। अगर मैं y को 0 रखूंगा तो मेरा x कितना आ रहा है? देखो 10 आ रहा है। ठीक है, बाकी मैं सोल्व करा के बता दूंगा कैसे आ रहा है। तो मैं इसमें y की वैल्यू कुछ ऐसी लेता हूं जो मेरा थोड़ा नंबर छोटा आ जाए। तो y की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूं इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरा x कितना आ जाएगा? देखो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, ये सोल्यूशन बनेगा। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, अपॉन 5 कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है? देखो x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि y को मैंने 5 कंसिडर किया तो x मेरा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि y को मैंने 3 लिया तो मेरा x की वैल्यू कितनी आई? 5। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 5,3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू सोचो जिसको रखने पे अपना नंबर इंटीजर में आ जाए, यानी कि एक नंबर अपने को मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये बन जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 5, यानी कि 50 बाई 5 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो x की वैल्यू आई हमारी 10 और y की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर करी थी? 0। दो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें।
अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे इक्वेशन की। तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ से कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो यहाँ से अपनी क्या कंसिडर करें, जैसे ये इक्वेशन बनाई वैसे वो भी बना लेंगे कि 7 पेंसिल का मल्टीप्लाई किससे करूं, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज से, प्लस 5 पेन्स का मल्टीप्लाई किससे करूं, एक पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं, तो 5y इक्वल्स टू टोटल कितना आ जाएगा 46। ठीक है, अब यहां से फिर से x की वैल्यू निकालते हैं इसको सोल्व करके, तो 7x इक्वल्स टू 46 माइनस का 5y हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है 7 तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अब यहां से अपन इसे सोल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यानी कि अपने। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन है आपकी x इक्वल्स टू 46 माइनस का 5y अपॉन 7। तो मेरे को y की वैल्यू कुछ ना कुछ अज्यूम करनी है, लेट करनी पड़ेगी ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। तो मैं y को ले लेता हूं यहाँ पे माइनस का 2। अगर मैं y को -2 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस का 5 माइनस 2 अपॉन 7। सोल्व करेंगे तो 46 प्लस 10 अपॉन 7, ऐड करेंगे 46 में 10 ऐड करेंगे तो 56 अपॉन 7, काटेंगे तो 8 टाइम कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 8 मिली। y को कितना लिया हमने -2 लिया तो x कितना आया 8 आया, तो कोऑर्डिनेट मिल गया 8 -2। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन y को 5 ले लें, कितना ले लें, सिमिलरली अपन क्या करते हैं y को यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेते हैं 5, तो x कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, तो 46 माइनस 25 अपॉन 7। तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, तो ये 21 अपॉन 7 कैंसिल आउट होके देखो कितना आ गया 3 आ गया। तो y को आपने कितना लिया 5 लिया, तो x कितना आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ पे आपको जब भी आप नंबर लो ये, तो आपको वो नंबर लेना है जिसको रखने के बाद सोल्व करो तो आपका एक इंटीजर नंबर आए, ना कि डेसिमल नंबर आए, है ना कि आप उसको रेशनल नंबर बना लो। ऐसा कभी मत करना, आप इंटीजर के लिए जाना, आप ढूंढना, आपको नंबर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बना लेते हैं, सबसे पहले कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, है ना। अब x के ऊपर मैक्सिमम नंबर देखोगे तो 3 है, 8 है, 10 है और 5 है। तो x के लिए अपन को कितना तक जाना पड़ेगा 10 तक। तो मैं चला जाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नेक्स्ट मेरे को y के लिए कहां तक जाना है, देखो 0 है, 3 है, 5 है और -2 है। मिनिमम इसका -2 है, मैक्सिमम इसका 5 है, तो दोनों बनाने पड़ेंगे मेरे को। तो -2 मेरा यहाँ आएगा, -1 -2 y के ऊपर, और मैक्सिमम कितना जाना है +5, तो 1 2 3 4 और एक और नंबर एक्सटेंड कर देता हूं मैं 5। अब कोऑर्डिनेट बना देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 5,3, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 5 और 3 यहाँ आएगा, 5,3 कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है अपना 10,0, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, और 10 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा 10,0। इन दोनों को अपने को अटैच कर देना है। तो ये दोनों जब अटैच होंगे तो कुछ ऐसी एक लाइन मिलेगी हमें, है ना। चाहो तो इस लाइन का इक्वेशन भी यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो कि ये लाइन है आपकी 5x + 7y = 50। नाउ नेक्स्ट है आपकी 8, -2 कोऑर्डिनेट। तो 8 तो आपका ये रहा, -2 आपका यहाँ आएगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8, -2 वाला। अब बात करें दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,5। तो 3 तो इसका ये यहाँ रहा, 5 इसका यहाँ आएगा। अब इस लाइन को अगर अपन अटैच करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, और आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये लाइन कहीं ना कहीं है यहाँ ऊपर जाके कट करेगी एक दूसरे को, है ना। यहाँ पे ऊपर जाके ये कहीं ना कहीं ये कट करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ कट कर रही है, जो कि थोड़ा ग्राफ मेरा उल्टा सीधा है, यानी कि कम ज्यादा मैंने डिस्टेंस ले रखी है, इस वजह से वरना जहां पे ये कट करेगी इसके कोऑर्डिनेट आपके आएंगे 3,5।
कितने आएंगे 3,5 आएंगे। अगर इसे ग्राफ पे आप प्रॉपरली तरीके से करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको 3,5, है ना। तो आपको एक्स आपने क्या ली थी, पेंसिल ली थी, तो पेंसिल की कॉस्ट है, तो देयरफॉर करके लिख देना द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू रुपए। एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई, 3 आई, तो यहां से तो 3 रुपए हो जाएगी। एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू आ जाएगा आपका रुपए। वाई की वैल्यू देखो कितनी आई, 5 आई, यही वाई है, तो यहां लिख देंगे 5 रुपीज। इज दैट क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। क्या करना है अपना को, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये निकालना है ना। और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन के पेयर आपको दिए गए हैं लाइनों के, ये जो है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बताना है अपने को कि क्या एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं या फिर आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, और कोइंसिडेंट है मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट मतलब ऐसी लाइन है ना, पैरेलल मतलब ऐसी लाइन है, और कोइंसिडेंट मतलब इसी लाइन के ऊपर यही लाइन, ठीक है। इनकी 3 कंडीशन थी। इसकी कंडीशन थी कि A1/A2 का रेशियो नॉट इक्वल आता है B1/B2 के। यहाँ पे था कि A1/A2 का रेशियो इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। यहाँ की एक कंडीशन थी कि A1/A2 इक्वल्स टू होता है B1/B2 और इक्वल्स टू होता है C1/C2। तो बस अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। ABC क्या होते थे ये मैं आपको बता दूं कि A1x प्लस B1y प्लस C1, ये मैंने आपको लाइन लिखी थी, और A2x प्लस B2y प्लस C2 ये मैंने आपको दूसरी लाइन बताई थी। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर देखें अपन, तो वहां पे अगर A1 निकालना चाहे तो ये A1, ये B1 और ये C1। तो A1 की वैल्यू है आपकी 5, B1 का वैल्यू है आपका -4 और C1 का वैल्यू आपका 8। A2 का वैल्यू है आपका 7, B2 का वैल्यु है आपका 6 और C2 का वैल्यू है आपका -9। यहाँ से अपन निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 देखते हैं तो हम 5/7 आ रहा है, कोमा लगा के अपन B1/B2 भी निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है -4/6, काटेंगे इसको तो 2/3 हो रहा है, यानी कि कितना आ रहा है -2/3। तो यहाँ देखोगे आप, सिंस यहाँ पे देखोगे आप देयरफॉर करके, तो A1/A2 जो है यहाँ पे चाहो तो आप रेशियो लिख दो कि 5/7 A1/A2 का रेशियो नॉट इक्वल आया हमारा -2/3, यानी कि B1/B2 के रेशियो के। यहाँ लिख देंगे कि A1/A2 जो कि नॉट इक्वल है B1/B2 के। अगर ये कंडीशन आती है तो लाइनें कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो कह देंगे कि therefore the lines are intersect एट ए पॉइंट। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। सिमिलरली अपने को दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए इसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सेकंड का सॉल्यूशन में आप फिर से वही काम करना है अपने को। A1 कितना है 9 है, B1 कितना है 3 है, C1 कितना है 12 है, सारे पॉजिटिव है। A2 कितना है 18 है, B2 कितना है 6 है और C2 कितना है 24 है। ये हमने निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर A1/A2 निकालते हैं तो ये आएगा 9/18, कैंसिल आउट हो गया, देखो 1/2 बचा है ना। तो ये कितना आ गया 1/2। आगे करते हैं B1/B2, तो ये कितना है 3/6, कैंसिल करेंगे तो 3 की टेबल से कट रहा है, ये भी कितना आ रहा है देखो 1/2 आ रहा है। अगला करते हैं C1/C2, तो ये आ रहा है 12/24, ये भी 12 की टेबल से काट सकते हैं, 12 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है देखो 1/2 आ रहा है। देखो तीनों रेशियो इक्वल आ गए। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये 1/2 किसकी वैल्यू है, तो अपनी A1/A2 की वैल्यू है। एक 1/2 ये वाला किसका वैल्यू, B1/B2 का वैल्यू है। और इक्वल में आ गया ये 1/2 किसका वैल्यू है, C1/C2 का वैल्यू है। जब ये कंडीशन आती है तो लाइनें कैसी होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इन एक दूसरे के ऊपर लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर द लाइंस आर
कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है आपका, वहां पे भी सेम प्रोसीजर, आप a1 की वैल्यू निकालिए, आप a2 की वैल्यू निकालिए, आप b1 का वैल्यू निकालिए, आप b2 का वैल्यू निकालिए, आप c1 का वैल्यू c2 का वैल्यू निकालिए और c1 का वैल्यू निकालिए। तो पहली इक्वेशन की वैल्यू है 6 - 3 10, बस ये हो गया अपना कंप्लीट, 6 - 3 10। दूसरी इक्वेशन की वैल्यू 2, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो किसके आगे किसी का मल्टीप्लाई नहीं, उसके आगे 1 का मल्टीप्लाई जरूर होता है, और माइनस में है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा 1, तो 2 - 1 और 9 आ जाएगा, 2 - 1 और 9। अब यहाँ से अपन निकालते हैं अपना a1/a2, ये आ रहा है 6/2, 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 × 3 = 6, यानी कितना आया 3/1। नेक्स्ट निकालते हैं b1/b2, इसे करोगे तो ये है आपका -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आया 3/1 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन c1/c2, तो ये आया 10/9, किसी से भी नहीं कट रहा है, इसका आंसर कितना आ गया 10/9 आ गया। देयरफॉर करके देखोगे तो पहला रेशो कितना आया 3/1, दूसरा रेशो कितना आया 3/1, तीसरा रेशो कितना आया 10/9। तो ये दोनों रेशो तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये 10/9 इनके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल, है ना। ये वाली कौन सी कंडीशन है अपनी सेकंड वाली, जिसमें लाइनें कैसी होती है, देखो पैरेलल लाइंस कहते हैं इनको, 9 में अच्छे से पढ़ा था आपने, है ना। तो पैरेलल लाइन तो यहाँ लिख देगा, आंसर में दे रखा पैरेलल लाइन, कह देंगे देयर दे लाइंस आर पैरेलल। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसमें कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इनका रेशियो निकालना है। अभी तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम टू सेम, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो जैसे कि अपन ने अभी रेशियो निकाला था a1/a2, b1/b2, c1/c2, वैसे ही निकालना है। और उन्हीं रेशियो की जो ये कंडीशन अपनी 3 कि फर्स्ट के 2 नॉट इक्वल आ जाए, तीनों की तीनों इक्वल आ जाए, या लास्ट का नॉट इक्वल आ जाए। तो इनमें जो 2 इक्वेशन होती है कि या तो आपस में तीनों इक्वल हो जाए या नॉट इक्वल वाली हो जाए, तो ये कैसे हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि ये लास्ट वाला नॉट इक्वल वाला, इसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वहां पे अपन वैल्यू लिखेंगे a1 की, b1 की और c1 की, ये 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर निकालेंगे हम a2, b2 और c2। तो पहली इक्वेशन देखो तो इसमें लिखा हुआ है 3, 2 और 5, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, a1 की वैल्यू हो गई, b1 की हो गई और ये 5 हो गया, ठीक है, c1। यहां से देखोगे तो 2 - 3 7 हो गया, तो 2 - 3 और 7। अब यहां से क्या करो, इनके a1/a2 निकाल लो, तो ये बनेगा 3/2। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, तो ये बन रहा है 2/-3। यहीं पे देखने पे हमें पता लग गया कि ये और ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसे आगे अपने को सोल्व नहीं करना है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 3/2 जो है नॉट इक्वल आ गया हमारा 2/-3 के, इसलिए तो लगा दिया हमने। तो यहाँ कह देंगे कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल होगा हमारा b1/b2 के। अगर ये नॉट इक्वल है तो अपन कह देंगे कि दे लाइंस आर, देखो ये कंडीशन किसके अंदर आती है, कंसिस्टेंट में, तो कह देंगे दे लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन की। तो सेकंड का सॉल्यूशन सेम प्रोसीजर, अपने को सिलेक्ट करना है a1, b1, c1, है ना, a2, b2 और c2। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू है 2 - 3 और 8, इसे लिख दीजिए 2 - 3 और 8, और इसकी है 4 - 6 और 9, तो यहाँ लिख दीजिए 4 - 6 और 9। सॉल्यूशन करेंगे तो सिंस a1/a2 का रेशियो निकालेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 2/4, कैंसिल आउट होकर कितना हो रहा है 1/2, तो आंसर कितना आया 1/2। नेक्स्ट b1/b2 का रेशियो निकालेंगे, तो b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3, 2 × 6, यानी कि आंसर आया 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो ये हो रहा है अपना 8/9, है ना। तो यहाँ आप देखोगे देयरफॉर कि आपका 1/2
इक्वल है 1/2 के, और तीसरा रेशियो आया आपका नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो 1/2 किसकी वैल्यू है, A1/A2 की, ये B1/B2 की, और ये नॉट इक्वल्स टू किसके हो गया, C1/C2 के हो गया। तो जब भी ऐसा होता है यानी कि इस टाइप का सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंस। तो कह देंगे देयरफॉर दे लाइंस आर इनकंसिस्टेंस, किसी लाइनें हो गई है इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किए हैं, तो सेम उसी प्रकार से अपने को यहाँ पे भी करने हैं। उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, क्या चाहिए इसको, है ना। पहले उतना तो करते हैं। तो फर्स्ट का सोल्यूशन है अपना, क्या क्या निकालना है हमें, A1 निकालना है, तो A1 यहाँ से 1 है, B1 निकालना है, B1 y का कोफिशिएंट 1 है, C1 निकालना है जो कितना है 5 है, A2 निकालना है 2 है, B2 निकालना है 2 है, और C2 निकालना है तो 10 है। यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं तो A1/A2 इक्वल्स टू आ रहा है आपका 1/2, B1/B2 आ रहा है आपका वो भी 1/2, और C1/C2 आ रहा है 1/2, यानी कि 5/10 आएगा। कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तीनों के तीनों रेशियो हमारे 1/2 आए हैं, यानी कि आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो यानी कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, अपना कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। यहाँ से लिख देंगे देयर एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, देयर एग्जिस्ट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतना कर लिया है तब क्वेश्चन थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसका सॉल्यूशन पता लगाओ, यानी कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। कोर मेथड कौन सी यूज करनी है, ग्राफिकली। ठीक है ना। तो ग्राफिकली में सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे अपन, सिंस x + y = 5, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 5 - y, और यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ आ गए x, यहाँ आ गया y। ठीक है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू में आपको कुछ और पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, y को 0 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है अपनी 2x + 2y = 10। सोल्व करेंगे तो 2x को इस तरफ रख लो तो ये हो जाएगा 10 - 2y। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10 - 2y/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में x के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की। तो थर्ड में है अपना सॉल्यूशन। सिमिलरली अपन यहाँ पे भी A1, B1 और C1 निकालेंगे, A2, B2 और C2 ये फाइंड आउट करते हैं। तो A1 है देखो इसका 3/2, B1 है 5/3 और 7। तो लिख देता हूँ 3/2, 5/3 और 7। सिमिलरली 9 - 10 14, ये इसकी A2, B2 और C2 होगा। अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं, सिंस क्या निकालते हैं, A1/A2 निकालते हैं, तो ये आ रहा है अपना 3/2/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये दोनों डिनोमिनेटर जो है ये एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। तो 3/18 हो जाएगा, 9 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और 3 × 3, 3 6 × 18 होता है। तो आंसर आया अपना 1/6। यहाँ अगर इसको सोल्व करते हैं B1/B2 को, ये बनेगा अपना 5/3 अपॉन माइनस का 10। यहाँ पे भी सेम इन दोनों का नीचे वालों का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा -30। 5 से काटेंगे इसको तो 1 टाइम और 6 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है अपनी -1/6। अब देखोगे एक आ गया आपका 1/6, एक आ गया आपका -1/6, यानी कि A1/A2 और B1/B2 आपस में कैसे आ गए, यहाँ से अनइक्वल आ गए।
देयरफॉर 1/6 नॉट इक्वल्स टू हो गया माइनस का 1/6 के। तो यहीं से अपना जो क्वेश्चन है फिनिश हो जाता है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं आए हैं। जब ये आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो लिख देंगे कि दे लाइंस आर कंसिस्टेंट, इनका कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। तो 4 में अपना a1 है, अपना देखोगे तो 5 है, b1 है आपका माइनस का 3 और c1 है आपका 11, a2 है आपका माइनस का 10, b2 है आपका 6 और c2 है आपका माइनस का 22। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले रेशियो निकालना है आपको, a1/a2 5/-10 कैंसिल होके आ जाएगा माइनस का 1/2, है ना। 5 से एक बार और 5 से 2 बार से कट जाएगा। b1/b2 को सोल्व करोगे तो माइनस का 3/6 है, 1 टाइम और 2 टाइम कट रहा है 3 से, तो ये भी माइनस का 1/2 आ रहा है। और c1/c2 अगर देखेंगे तो 11/-22 है, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम 11 से कट रहा है, तो ये भी आंसर कैसा आ रहा है आपका माइनस का 1/2 आ रहा है। ये तीनों ही आंसर आपके क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में 1/2 आ रहे हैं। इसलिए अपन देखते हैं कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, -1/2, -1/2 और -1/2। तीनों अगर आपस में इक्वल है तो इनका रेशियो क्या है, ये a1/a2 है, ये b1/b2 है और ये c1/c2 है, जो कि आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कह देंगे देयरफॉर देयर लाइंस आर कंसिस्टेंट। Is that clear? Now we are going to question number 5 and last of question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है आपका सेम प्रोसेस। अपने को a1 निकालना है, a1 है आपका 4/3, फिर b1 निकालना है, b1 है आपका 2, फिर c1 निकालना है जो है 8, अपने को a2 निकालना है जो है 2, b2 निकालना है जो है 3 और c2 निकालना जो है 12। अब अपन इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। a1/a2 देखेंगे तो ये है आपका 4/3/2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो 4/6 कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम और ये 3 टाइम, यानी कि आंसर आ रहा है 2/3। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू b1/b2। b1/b2 अगर देखोगे तो ये भी आपका 2/3 आ रहा है, देखो 2/3 इक्वल हो गया 2/3 के। और लास्ट से अपना c1/c2 जो है अपना 8/12 कैंसिल करेंगे, 4 की टेबल से 2 टाइम और 3 टाइम, ये भी आंसर कितना आ गया अपना 2/3 आया। यानी कि अपने तीनों के तीनों रेशियो 2/3, 2/3 एंड 2/3 आए हैं। अगर इसका मीनिंग क्या हो गया कि पहला रेशियो a1/a2, दूसरा रेशियो b1/b2, तीसरा रेशियो c1/c2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और अगर तीनों इक्वल होंगे तो कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लिख देते हैं देयरफॉर दे लाइंस आर कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किए हैं, तो सेम उसी प्रकार से अपने को यहाँ पे भी करने हैं। उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, क्या चाहिए इसको, है ना। पहले उतना तो करते हैं। तो फर्स्ट का सोल्यूशन है अपना क्या क्या निकालना है, हमें a1 निकालना है, तो a1 यहाँ से 1 है, b1 निकालना है, b1 y का कोफिशिएंट 1 है, c1 निकालना है जो कितना है 5 है, a2 निकालना है 2 है, b2 निकालना है 2 है और c2 निकालना है तो 10 है। यहाँ से इनका रेशियो निकालते हैं तो a1/a2 इक्वल्स टू आ रहा है आपका 1/2, b1/b2 आ रहा है आपका वो भी 1/2 और c1/c2 आ रहा है 1/2, यानी कि 5/10 आएगा। कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तीनों के तीनों रेशियो हमारे 1/2 आए हैं, यानी कि आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो यानी कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, अपना कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। दे यहाँ से लिख देंगे दे
देयर एग्जिस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, देयर एग्जिस्ट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतना कर लिया है, तब क्वेश्चन थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसका सॉल्यूशन पता लगाओ। यानी कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कोई मेथड कौन सी यूज करनी है, ग्राफिकली। ठीक है ना, तो ग्राफिकली में सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे अपन, सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 5 माइनस वाई, और यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ आ गए x, यहाँ आ गया y। ठीक है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू में आपको कुछ और पुट कर देते हैं, क्या 0 पुट कर देते हैं, y को 0 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सोल्व करेंगे तो 2x को इस तरफ रख लो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10 माइनस 2y अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में x के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ बाकी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसका बॉक्स बनाऊंगा। एक जगह आ जाएगा मेरा x, यहाँ आ जाएगा मेरा y, और दो वैल्यू मेरे को y की रखनी है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू एक टाइम पे रखता हूँ 4 रख देता हूँ, चलो है ना। y को कितना रखता हूँ 4, तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, और अपॉन में कितना है 2, तो 2/2 करके सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो अगर मैं y को 4 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली चलो मैं सोल्व करा के बता देता हूँ कि 10 माइनस 2y आएगा अपॉन 2। ये इक्वेशन मैंने यहाँ रखी है, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से यहाँ पे y की वैल्यू अब रख देता हूँ मैं 1, y को कितना रखता हूँ 1। तो अगर मैं y को 1 रखूँगा तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 2। ये हो रहा है 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 में से 2 जाएगा कितना 8 अपॉन 2, कैंसिल होकर कितना आ रहा है 4। तो y 1 रखा तो x कितना आया 4 आया, तो y की वैल्यू हमने 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफ बना देता हूं मैं, मेरा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। ग्राफ में x की वैल्यू देखते हैं तो 3 5 1 4, यानी कि मैक्सिमम 5 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 है। y पे देखोगे तो 1 4 0 2, यानी कि मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। तो 1 2 3 और 4। कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं तो पहला है 3 2, 3 2 कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 तो ये रहा, 2 ये रहा। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट आएगा 3 2। दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका 5 0, तो x पे 5 और y पे 0 यही होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है 5 0। इसकी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, है ना। इस लाइन का चाहो तो नाम लिख देना, देखो ये वाली लाइन ये वाली है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लाइन है ना। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखना, आपको बताया कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन जो कंडीशन आई है ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में अगर आपको याद हो तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, ऐसी, यानी कि उन दोनों को बिल्कुल एक के ऊपर एक जाती है ना। और अपने कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 1,4 है, तो देखो ये 1,4 इस लाइन के ऊपर यहाँ आएगा 1,4, और अगला कोऑर्डिनेट 4,1 भी इस लाइन के ऊपर ये यहाँ आएगा 4,1। तो आपकी ये वाली लाइन भी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही ऐसी की ऐसी ड्रॉ होगी, बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं जाएगी। ये जब आप ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको ऐसा कैसा दिखेगा कि उसी लाइन के ऊपर सेम टू सेम लाइन आ रही है। ठीक है, तो इस लाइन का नेम कितना है अपना, इस लाइन की इक्वेशन भी आप लिखना चाहो तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ये रही देखो इसकी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो अपन कह देंगे यहाँ पे, इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द solution of
लाइन्स आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई की हमें बहुत सारी वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट। ये जो 4,1 आया, 5,0 आया, 3,2 आया, 1,4 आया, और इस लाइन के ऊपर जितने भी सारे कोऑर्डिनेट हैं वो सारी की सारी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है, और वो सभी के भी उसको इक्वेशनों को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So our second question like this, x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। यहाँ पे सेम प्रोसीजर, a1 निकालना है तो a1 देखो 1 है, और b1 निकालना है तो b1 आपका यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, और c1 निकालना है जो 8 है, a2 निकालना है जो कि आपका 3 है, b2 निकालना है जो कि आपका -3 है, और c2 निकालना है जो कि आपका 16 है। यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3 आ रहा है, b1 अपॉन b2 माइनस का 1/3 आ रहा है, 1/3, b1 अपॉन b2 आपका -1 अपॉन -3 आ रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a1 अपॉन 3 1/3 इक्वल दिख रहे हैं, और c1 अपॉन c2 अपना आ रहा है 8/16। कैंसिल भी करेंगे तो 4 टाइम 2 से जाएगा और 8 टाइम जाएगा, और कैंसिल हो रहा है तो 2 टाइम और 4 टाइम, है ना? यही आ रहा है इसका आंसर। तो 2/4 और कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 × 2 और 2 2 × 4, यानी कि इसका आंसर कुल मिला के 1/2 आ रहा है। तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो अपने जो रेशियो आए 1/3 है, इसका आया 1/3, और लास्ट वाले का रेशियो आया अपना 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल आ गया तो इनकी वैल्यू भी लिख देते हैं। क्या क्या है ये? तो ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू है, ये b1 अपॉन b2 का वैल्यू है, और ये c1 अपॉन c2 का वैल्यू है। जब ऐसा आता है तो अपन कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो अपने को यहीं पे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली बताना है, इनकंसिस्टेंट में बताना नहीं है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? अपना फिनिश हो जाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना थर्ड सॉल्यूशन। इसमें अपन a1 b1 और c1 सिलेक्ट कर लेते हैं, b1 और c1। a1 आपका 2 है, b1 आपका y का कोफिशिएंट 1 है, और c1 आपका -6 है। सिमिलरली a2 की वैल्यू, a2 आपका 4 है, b2 आपका y का कोफिशिएंट -2 है, और c2 आपका कांस्टेंट टर्म -4 है। इज दैट क्लियर? नाउ we are checking to ratio of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। तो a1 upon a2 अपन देखते हैं तो 2/4, 2 से कैंसिल होगा तो 1 टाइम, 2 टाइम, यानी कि आंसर आ रहा है 1/2। b1 upon b2 को अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 1/-2। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि 1/2 और 1/-2 दोनों अनइक्वल है। तो यहीं पे अपन कह देंगे कि देयरफॉर हमारे रेशियो 1/2 और माइनस के 1/2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ गया हमारा b1 अपॉन b2 के। तो जैसे ही ये अनइक्वल आया तो अपना सॉल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट कर जाएगा? अनइक्वल है तो कौन सा सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो लिख देंगे कि देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि सॉल्यूशन अगर कंसिस्ट है, इफ कंसिस्ट ऑब्टेन, तो सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली करने के लिए इस इक्वेशन को लेते हैं अपन। अपनी इक्वेशन है 2x + y -6 = 0। LHS में अपने को x की टर्म रखनी है तो मैंने 2x रख लिया, बाकी को सबको इधर भेज दो। तो y प्लस का है तो माइनस का y हो जाएगा, और -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 को डिवाइड में भेज देते हैं तो x = आ गया अपना 6 - y/2।
यहाँ से इसके लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं x y। अच्छा x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, y के ऊपर डिपेंड है, तो y की वैल्यू अपन मान लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, y को अगर 0 ले लूँ तो ये आ जाएगा 6/2, 6/2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा अपना 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y को अपन कुछ हटके ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। y को अगर 4 लूंगा तो 6 - 4 कितना होगा, 2, 2/2 कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की, है ना। सेकेंड इक्वेशन अपनी 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4x को इस तरफ रख दीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, तो 2x नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x के मल्टीप्लाई में 4 है तो इसे डिवाइड में भेज दीजिए, तो 2y + 4 अपॉन कितना आ गया, ये 4 आ गया। इसका भी अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, x y, ठीक है। y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कुछ सोच के, तो y को अगर मैं 2 लूँ, y को अगर कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो 2 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 कितना 8, 8 को 4 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 2। सिमिलरली इसको क्या ले सकते हैं, एक और वैल्यू अपने को सोचनी है इसकी कुछ ऐसी जो अपने को 4 से डिवाइड हो जाए, तो y को 4 ले लो, y को कितना ले लो, 4 ले लो। y को जैसे ही आप 4 लोगे, 4 2 ज़ा 8 + 4 कितना 12, 12 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम पे, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3,4। क्लियर है। अब अपन इसके क्या बना लेते हैं, अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ छोटा ही बना रहा हूं मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं। आपको ग्राफ के पेज पे बनाना है, आपका ग्राफ एक्यूरेट बन जाएगा। x की वैल्यू देखोगे तो 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, यानी कि x आपका कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो 1 2 और 3 और ये 0 है ना। y की वैल्यू 4 है, इधर इधर भी 4 है मैक्सिमम, तो 4 तक जाना है हमें। तो 1 2 3 और 4। पहला कोऑर्डिनेट देखोगे यहाँ पे तो 3,0 है, x की वैल्यू 3 यानी कि ये यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3,0। दूसरा देखोगे तो 4,1 है, y की वैल्यू 1 और नहीं सॉरी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, ये यहाँ आएगा, तो 1,4 कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो इन दोनों को मिलाने पे एक ऐसी लाइन मिली हमें। चाहो तो इस इक्वेशन के ऊपर इस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन का नाम लिख देना कि 2x + y - 6 है ना, मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में। अगला कोऑर्डिनेट आपका 2,2, ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल ये यहाँ ऊपर आएगा। मेरी लाइन थोड़ी सही नहीं है, तो ये लाइन यहाँ ऐसी बनेगी, तो ये 2,2 आपको यहाँ दिखेगा बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, है ना। तो ये हो गया 2,2 कोऑर्डिनेट। और अगला कोऑर्डिनेट आपका 3,4, तो 3,4 कोऑर्डिनेट आपका जो आएगा ये यहाँ ऐसा यहाँ आएगा, ये 3 है, ये 4 है यहाँ पे, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ है। अगर इन लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको इन इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है तो अपन लिख देंगे देन द सॉल्यूशन x इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 और y इक्वल्स टू आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आंसर आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए अपन वैल्यू निकाल लेते हैं a1 की, तो a1 यहाँ से 2 है, फिर b1 की तो y का कोएफिशिएंट -2 है, फिर c1 की तो कांस्टेंट टर्म आपकी -2 है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं a2 की, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, फिर b2 की तो y का कोएफिशिएंट -4 है, और फिर c2 की तो कांस्टेंट टर्म कितना है -5 है। फिर इनका रेशियो निकालते हैं, तो a1/a2 निकालेंगे, ये आ जाएगा अपना 2/4, कैंसिल करके कितना आ रहा है 1/2 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/2 आया। b1/b2 निकालेंगे, ये कितना है -2 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर भी कितना आया 1/2 आया। नेक्स्ट करते हैं तो c1/c2, तो ये आ जाएगा अपना -2/-5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये आंसर अपना आ रहा है 2/5। तो यहाँ आप देखोगे तो आपका 1/2 आया पहला रेशियो, दूसरा रेशियो भी आपका 1/2 आया, और तीसरा रेशियो आपका 2/5 आया। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये वाला अनइक्वल आ रहा है। जब लास्ट वाला अनइक्वल होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो अपन यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दे आर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
यानी कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर क्वेश्चन आगे क्या है कि कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकली निकालना है, इनकंसिस्टेंट में नहीं निकालना है, तो ये क्वेश्चन अपना यही खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये किसकी पेरीमीटर दी गई है अपने को, हाफ पेरीमीटर है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की फुल पेरीमीटर कितनी होती है आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें गिवन है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया आपका कि ये गार्डन किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है ना। तो ये कितनी होती है हमारी फुल पेरीमीटर की अगर बात करें तो वो होती है 2 इंटू एल प्लस ब्रीथ। और अगर हाफ करना है तो उसे किससे डिवाइड करा देते हैं अपन, 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कहता है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अपन सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि लेंथ और विड्थ होती है रेक्टेंगल के अंदर, तो उनको पुट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू एक्स, और विड्थ बोला है तो अपन विड्थ लिख देंगे उसकी जगह, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है तो इसका अपन बाद में यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक अपना कोर्स कंप्लीट है। एक्स और वाई अपन ने इसलिए माना क्योंकि अपन ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं जहाँ पे 2 वेरिएबल लेने होते हैं अपने एक्स वाई, तो अपन ने इसको एक्स वाई ले लिया। नाउ अब बात कर लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 1/2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, और एल की जगह एक्स है लेंथ, और बी विड्थ कितना है अपना, वाई है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ते हैं, तो कहता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इस चीज़ को भूल जाओ, इसका यूज अपन बाद में करेंगे। ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि आपकी हाफ पेरीमीटर कितनी है, 36 मीटर है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन गया, 36 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और इसे आप थोड़ा सोल्व कर लोगे तो ये एक्स उस तरफ ले जाओ, तो ये वाई उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का वाई। ये आपकी इक्वेशन बन गई एक। और 36 मीटर पेरीमीटर मीटर में है तो आपका लेंथ भी मीटर में आएगा और विड्थ भी आपका मीटर में आएगा। ये यूनिट आपके एक जैसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें समझ में आ गई, तो अपन इसको ग्राफिकली अगर अपने को सोल्व करना है तो अपने को बॉक्स बना के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके एक्स और वाई। मैं वाई की वैल्यू अगर 8 लेता हूँ तो एक्स मेरे को कितना मिल जाएगा, 36 में से अपन 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। थोड़ा बड़ा ले लो और इसको अपन ले लेते हैं 16, तो अपना y आ जाएगा, x आ जाएगा 20, और अपन इसको ले लेते हैं 12, तो अपना x आ जाएगा 24। ठीक है, ये देखो सारे के सारे मैंने 4 की टेबल के लिए है, यानी कि मैंने कोऑर्डिनेट किस हिसाब से लिए, एक जैसे फॉर्म के लिए है। सिंस आप बोलता है कि लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। यहाँ से भी अपन क्या करते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं, x y। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 4, y की जगह मैं 4 रखूँ तो x मेरा 8 आ जाएगा, और y की जगह मैं 8 रखूँ तो x मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, और y के अगर कोऑर्डिनेट देखोगे सारे 4, 8, 16, 12 सारे के सारे 4 की टेबल के हैं, 8, 12, 22 और 24। x के कोऑर्डिनेट भी सारे के सारे क्या है, 4 की टेबल के हैं। तो मैं x और y एक्सिस पे मैं 4 की टेबल में लिखूंगा, 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा, किस हिसाब से लिखूंगा इनको, 4 की टेबल और दोनों तरफ 4 की टेबल में लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखते हैं 4, 8, 12, 16, एक्स पे कहाँ तक जाना है अपने को, मैक्सिमम 24 तक जाना है। ठीक है, यहाँ 24 तक इसको कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके स्पेस को, तो अपना आंसर आ जाएगा, यहीं तक आ जाएगा। तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24, यहाँ आ जाएगा 4, 8, 16 और 20। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। इस पे तो अपने को 60 तक ही चलना था, क्या यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ 4, 8 के बाद 12 आएगा और फिर 16 आएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट केला कोऑर्डिनेट है 20, 16, तो 20 ये रहा, 16 ये रहा, तो ये यहाँ आपका एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 20, 16। दूसरा 24 और 12, तो 24 ये रहा,
12 आपका ये यहाँ रहा तो ये यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 24,12। इन दोनों को मिला दीजिए तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, है ना। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये ऐसी। क्लियर। अब अगला कोऑर्डिनेट बनाते 8,4। तो 8 ये रहा, 4 ये यहाँ रहा, तो ये यहाँ आ जाएगा 8,4। अगला 12,8, तो 12 ये रहा, 8 ये यहाँ रहा, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका 12,8। अब इनको मिलाएंगे तो ये यहाँ से ऐसा कट करता हुआ निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसा कट करता हुआ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो दोनों लाइनें आपस में आप ग्राफ पे प्रॉपर बनाओगे तो 20,16 पॉइंट पे कट करेगी। 20 किसकी वैल्यू x की और 16 किसकी वैल्यू y की। x किसको माना अपन ने, लेंथ को, y किसको माना अपन ने, विड्थ को। तो यहाँ से अपना लेंथ और विड्थ आ गया। और फाइंड भी हमें यही करना था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। और डायमेंशन किनको कहते हैं, लेंथ और विड्थ को, यानी कि लंबाइयों को अपन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपना आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x माना था, तो x की वैल्यू आई हमारी 20, तो ये हो गया 20 मीटर। सिमिलरली अपन बात कर लेंगे विड्थ की, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y माना था, तो ये आ गया अपना 16 मीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अपन बात कर लेते हैं कि गिवन लीनियर इक्वेशन, अपने को एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो ये लिख देते हैं, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। अपने को कहता है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अपने को एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल की, अपने मर्जी से लिखनी है, सच दैट वो कैसी होनी चाहिए कि उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो लाइन एक्स वाई वेरिएबल में ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म ऑफ द पेयर, यानी कि इस टाइप का पेयर होना चाहिए। सो फॉर्म इज, वो किस टाइप का बने कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी कि इस लाइन से इंटरसेक्ट करे, इस लाइन से पैरेलल हो और इस लाइन के कोइंसिडेंट हो, है ना। तो पहला सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइनें जब होती है तो a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है b1 और b2 के रेशियो से। तो यहाँ पे पर अगर फॉर्म 1 में देखोगे आप, 1 में, तो 1 में अगर आपको पता चलेगा कि a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 3 है। तो आप कुछ ऐसा अज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए a2 और b2 को, जो इनका रेशियो कैसा हो, इक्वल ना हो। तो मैं a2 को तो 2 ही मान लूँ, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। और इधर मैं ऐसा मानूं कि इनका रेशियो 1 ना है, तो मैं b2 को 6 मान लेता हूँ, तो 3/6 करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखो अगर a1/a2 करोगे, a1/a2 करोगे तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। और आप b1/b2 करोगे तो 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 और 1 आपस में इक्वल होते नहीं है, यानी कि मैंने जो माना है बिल्कुल एक्यूरेट माना है। तो यहां से मैं लिख दूंगा अब मेरी लाइन कि देयरफॉर द अनदर लाइन ये आ जाएगा 2x के साथ, 6 आ जाएगा y के साथ, और कांस्टेंट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इस -8 से कोई रोल ही नहीं है, c1 c2 से कोई मतलब नहीं, तो सेम ही लिख दो चाहो तो -8 = 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी लाइन हो गई। अब सेकंड बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है रिलेशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इक्वेशन 1 के अंदर देखो, वहाँ से अपने a1 निकाल लो, तो a1 2 है, b1 3 है और c1 -8 है ना। यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं। अब क्या बोला इसने कि a2 b2 a1/a2 और b1/b2 सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए इन्हीं नंबर को उठा लो यहाँ से। ठीक है, तो a1 की वैल्यू मैंने ले ली, a2 मैंने ले लिया 2 मान लिया, b2 को मैंने 3 मान लिया। अगर ये मानूंगा तो a1/a2 का रेशियो आ जाएगा 1, b1/b2 का रेशियो भी आ जाएगा 1, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब तीसरे वाले को अनइक्वल कराना है तो इसको अपन क्या करते हैं, -8 से हट के कुछ भी ले लेते, 6 ले लो। ठीक है, तो ये लाइन बन गई आपकी अनदर लाइन, द अनदर
लाइन, द अनदर लाइन, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस 6 करके इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरा कोइंसिडेंट लाइन की, है ना। थर्ड है अपना कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि जिनका रेशियो क्या हो, सेम हो। तो वी नो दैट इनका रेशियो कैसा होता है, सबका आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तीनों के तीनों रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो अपने फ्रॉम 1 में देखा कि वहां से हमारा a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -8। तो जब भी आपको कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है तो कुछ मत करो, इस लाइन के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 3 4 5 किसका भी मल्टीप्लाई करा दो, वो लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ लेट करके, मैं a2 में और b2, a2 के लिए, b2 के लिए और c2 के लिए। तो मैं a1 b1 और c1 में एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 5 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 2 जाए यहाँ 10 हो जाएगा, 5 3 जाए यहाँ 15 हो जाएगा और 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो जाएगा माइनस का नेगेटिव। अब चाहो तो इनका रेशियो चेक कर लेना, इसका भी 1/5 आएगा, इसका भी 1/5 आएगा, उसका भी 1/5 आएगा, तीनों इक्वल। तो अपनी लाइन क्या हो गई, देयरफॉर द लाइन 10x प्लस 15y माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दो इक्वेशन का अपने को क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा और हमें इतना समझ में आया कि हमें इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में पहली इक्वेशन अपनी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, y नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, और 1 प्लस का है तो इधर आएगा तो नेगेटिव, है ना। तो इसका जो बनेगा हमारा बॉक्स वो बना लेते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो x और y, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, y को आप चाहे तो 5 रख दीजिए तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, y को यहाँ पे 6 रख दीजिए तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ पे छोटा रख दीजिए इसे थोड़ा, तो दूर दूर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो y को 0 रख दीजिए तो x आपका -1 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अगले की बात कर लेते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से अपन x के वैल्यू निकालते हैं, तो 3x इक्वल्स टू 2y पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव, और 12 नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव। अब 3 से डिवाइड करा देता हूँ, तो 12 को आगे लिख दूँ, पॉजिटिव है तो y को पीछे लिख रहा हूँ, है ना, नेगेटिव इसलिए, और 3 से डिवाइड कराया। फिर यहाँ पे मेरे को बॉक्स बनाना है, x और y। तो x की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लीजिए जो 3 से डिवाइड होती हो, सॉरी y की वैल्यू कुछ ऐसी मानी है जो सोल्व करने पे किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो अपन इसको ले लेते हैं, y को 3 ले लेते हैं। तो y को अगर 3 लूंगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 6 3 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब कुछ और भी सोच लीजिए जो कि 3 से डिवाइड हो जाता हो। तो एक काम करते हैं कि y की वैल्यू को नेगेटिव का 3 ले लेते हैं। अगर मैं माइनस का 3 लूंगा तो -3 लूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपना 6 टाइम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मिल गए, तो इनको अपन ग्राफ पे शो कर देते हैं, तभी तो अपने को ग्राफ बना पाएंगे इसका। यही तो पूछा है उसने कि ग्राफ बना लो, बना लेते हैं ग्राफ, है ना। तो ये अपना y हो गया और ये अपना x बना लेते हैं। अब x पे मैक्सिमम कितना जाना है, देखो मिनिमम तो -1 दिख रहा है और मैक्सिमम मेरे को 6 दिख रहा है। तो -1 मेरा ये यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ आएगा, ठीक है। y के ऊपर देखोगे तो नेगेटिव में -3 दिख रहा है, -3 बना लेते हैं। तो ये आ गया मेरा -1, ये आ गया मेरा -2 और ये आ गया -3। अब पॉजिटिव में कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो 5 तक चला जाता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 और 5। कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4,5, तो यहाँ पे ये रहा 4, ये रहा 5, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4,5। दूसरा कोऑर्डिनेट है उसका -1,0, तो -1,0 ये x पे -1 और y पे 0 यहाँ आएगा, तो ये रहा -1,0 कोऑर्डिनेट। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे कुछ ऐसी बनेगी, ये लाइन आ गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, दूसरा कोऑर्डिनेट है अपना 2,3, तो 2,3 यहाँ आएगा, इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा लगभग 2,3, ठीक है। नेक्स्ट अपना कोऑर्डिनेट -3,6, तो -3 तो ये रहा और 6 ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका है ना, तो -3,6 कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये मेरा ऐसी लाइन बन जाएगी। क्या कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? मेरे को नहीं लगता है कि किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम होगी। इस टाइप में यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बात करता है क्वेश्चन अपना कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करी गई है। ट्राइंगल के क्या लिखने हैं अपने को, क्या पता लगाना है, वर्टाइसेस, है ना। तो ट्राइंगल में कितनी वर्टाइसेस होती है आपकी, 3 वर्टाइसेस होती है। फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये जो आपका ट्राइंगल है ये किनके द्वारा बना है, फॉर्म्ड मतलब बना है ना, किनके द्वारा बना है, लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा बना है। तो लाइन को अगर देखोगे तो ये रही लाइंस, ये रही लाइंस, और एक्स एक्सिस देखोगे तो ये रही। तो इन तीनों के जहां जहां कट हो रहे हैं, देखो ये दोनों लाइन है, एक यहाँ कट कर रही है ना, एक्स एक्सिस और लाइन कहाँ कट कर रही है, तो यहाँ कट कर रही है, और एक और ये यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो 3 मैंने रेड सर्कल बनाए हैं ये आपके तीनों के तीनों कैसी हो जाएगी, इस ट्राइंगल की वर्टाइसेस हो जाएगी। क्लियर है। वर्टाइसेस में आपकी मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -1,0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,3 है, और एक लास्ट कोऑर्डिनेट आपका ये जो आएगा ये 4,0 आएगा। मेरी लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट आपका 4,0 है। तो इन्हें अपन आंसर के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और आगे बात करी गई है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, जो भी आपका ट्राइंगल बना है उसके रीजन को शेड करना है। तो ये यहाँ पे मेरा ट्राइंगल बन रहा है तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, तो मैंने ये कर दिया इसको शेड, ठीक है। यहाँ तक इतना क्वेश्चन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमने इसको शेड कर दिया कि हमारा ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा। अब अपन क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं अपने को वर्टाइसेस के, तो लिख देते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। क्या क्या है, एक आया 2,3 R 2,3, एक आया अपना -1,0 और लास्ट आया अपना 4,0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, और कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों से बच्चे एक ना एक क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन में मेथड का नाम देके आ जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि 2 वेरिएबल है आपकी इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करो कि x y की वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पे अपने पास चॉइस आ जाती है। लेकिन कभी कभी अगर मेथड का नाम मेंशन कर दिया तो उस टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। इसलिए आपको तीनों की तीनों मेथड यहाँ पे सीखनी जरूरी है। क्लियर है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट दिन आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स का अगला पोर्शन और अगला टॉपिक आपको मिल जाए। तो कल अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। और तब